Hello everyone, let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 7th of January. So, the first news, very important legal update for all of us, that what the title of the news says, Supreme Court transfers to itself all pleas relating to same-sex marriage. सो यहाँ पे बात की गई है सेम सेक्स मैरिज के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं ये बेसिकली होता क्या है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्या ये हमारे देश में भी इसको लीगलाइज किया जाएगा, जैसे कि बाकी देशों में लगभग देयर आर 32 कंट्रीज जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर लीगल कर रखा है। सो व्हाट इज सेम सेक्स मैरिज? दे आर गे पीपल, बेसिकली दे आर टू मेल और फीमेल अगर वो शादी करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेम सेक्स मैरिज। तो अभी तक इंडिया में जो है इससे रिलेटेड कानून नहीं है, बट अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत सारी पिटिशंस यहाँ पर आई है। अलग अलग हमने गुजरात में देखा, कर्नाटका में देखा, देन केरला में कुछ पिटिशनर्स आई है। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर यहाँ अलग अलग हाई कोर्ट्स में, रिस्पेक्टिव स्टेट्स हाई कोर्ट्स में अगर अलग अलग डिसीजन आएंगे तो उससे ना यूनानिमिटी नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे मान लीजिए गुजरात हाई कोर्ट ने कुछ अलग डिसीजन दे दिया या केरला हाई कोर्ट ने कुछ अलग डिसीजन दे दिया, तो इसके बजाय क्या करेंगे हम, जितनी भी पिटिशंस है उनको सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरवीन करेगी और यहाँ पे अल्टीमेटली मार्च में इसके लिए रूलिंग यहाँ पर होगी। और इसमें सरकार को भी क्या किया गया, 15 फरवरी तक का समय दिया गया कि वो अपनी जितनी भी काउंटर पिटिशन जो सरकार जो है अपना पक्ष यहाँ पे रखना चाहती है वो रख सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो हुआ क्या था कि सबसे पहले 1861 में जो आर्टिकल 377 के अंदर जो है अननेचुरल सेक्स जो होता है उसको क्रिमिनलाइज किया गया था, राइट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हम आगे बढ़ते गए क्योंकि वो कॉलोनियल एरा था, राइट। फिर फाइनली क्या हुआ, 2009 में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसकी वहां पर रूलिंग आती है और उसमें ये बताया जाता है कि दिस इज अगेंस्ट, और आर्टिकल 377 जिस तरीके से कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज करता है, दिस इज वॉयलेटिव ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस और जितने भी हमारे अधिकार है उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है। तो उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि व्हाट वी आर गोइंग टू से, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जो दिल्ली हाई कोर्ट का 2009 का जो डिसीजन है उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरटर्न कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद हम सबको पता है कि 2014 में आप देखते थे कोई भी अगर आप फॉर्म भरते थे ऑनलाइन या कुछ भी तो 2 ही जेंडर आते थे, बट दैट इज मेल एंड फीमेल। उसके बाद में 2014 से क्या किया गया, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए भी एक अलग से थर्ड कैटेगरी वहाँ पे डाल दी गई। फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, देन हमने फाइनली देखा कि 2018 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहाँ पे बोला कि हम क्या करेंगे, अब ये जो इतना पुराना लॉ है दैट इज आर्टिकल 377 जो क्रिमिनलाइज करता है नेचुरल सेक्स को, उसको हम क्या करेंगे, डीक्रिमिनलाइज करेंगे। मतलब जितने भी अगेंस्ट में रूल्स यहाँ पर रेगुलेशन बना रखे थे, जितने केसेस, मतलब कहीं ना कहीं जो प्रावधान थे उनको यहाँ पर रोक दिया जाएगा, जो दंडनीय प्रावधान थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ पिटिशनर्स जाते हैं और वो बोलते हैं कि देयर सर्टेन पिटिशनर्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी, गे कम्युनिटी, उनका ऐसा मानना है कि हम जैसे देयर 2 मैन जो साथ में रह रहे हैं, बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ना तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में आते हैं, ना ही हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर में आते हैं, और अगर हमारी जो मैरिज है या हम साथ में रह रहे हैं, हम उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, या हम अथॉरिटी के पास जाते हैं तो हमें मना कर दिया जाता है। तो इसी वजह से काफ़ी सारे पिटिशनर्स ने क्या किया, अलग अलग रेस्पेक्टिव कोर्ट्स में जाके पिटिशंस फाइल करी। और 2020 का जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है श्री तुषार मेहता जी, उन्होंने 2020 में भी सरकार का स्टैंड यहाँ पर क्लियर किया था कि हम यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते या इसके लिए हम अग्री नहीं करते। बट जिस तरीके से पिटिशंस यहाँ पर बढ़ती गई तो फाइनली अब क्या हो रहा है कि क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीपल पिटिशंस आर पेंडिंग इन दिल्ली, केरला एंड गुजरात हाई कोर्ट्स। इसी वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, खुद इसमें इंटरवीन करते और आने वाले समय में इसके लिए यहाँ पर रूलिंग होगी। और जितने पिटिशनर्स हैं, इवन कुछ पिटिशनर्स अगर रिमोट एरियाज पे है तो उनको क्या किया जाएगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो वर्चुअली भी इसको अटेंड यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पूरा केस था रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज। इससे हमें पूरा समझ आया कि क्या ये कहानी है और किस तरीके से 1861 का जो इसको क्रिमिनलाइज करता था अंडर आर्टिकल 377, और कैसे उसको लगभग 160-170 ईयर्स के बाद आर्टिकल 377 को कहीं ना कहीं 2018 में जो वायलेट कर या क्रिमिनलाइज करता था उसको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। आई होप ये न्यूज़ हमें समझ आ गई होगी। Then second news पे आते हैं। What the title of the news says, Kuki Chin refugees from Bangladesh pushed back from Mizoram, says member of parliament। यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिजोरम के, उनके द्वारा स्टेटमेंट आया कि ये जो कुकी चिन कम्युनिटी है बांग्लादेश की, वो
जब भारत में आ रहे थे तो उनको हमारे बीएसएफ के जवानों ने वहाँ पे रोक दिया और उनको वापस भेज दिया। सो बेसिकली यहाँ पर कहानी क्या हुई है कि आपने देखा होगा काफ़ी बार जब जब दो ग्रुप्स के बीच में या किसी देश में तनाव होता है तो सबसे ज़्यादा जो उसका ब्रंट है वो झेलना पड़ता है वो वहाँ के सिविलियंस को, वहाँ के लोगों को। आप अगर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट देख लें या पोलैंड बेलारूस का अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा है या इवन कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आपने देखा है, इवन जो तालिबान वाला अफगानिस्तान वाला इशू है या तालिबान किस तरीके से इमर्ज हुआ, पैदा हुआ, वो भी क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं जो तालिबानी थे, इनिशियली तालिबानी नहीं थे, वो पश्तू थे, वो फाइनली देन दे वेंट टू पाकिस्तान और वहाँ के मदरसों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो तालिबान बन गया। तालिबान का बेसिकली पश्तों में मतलब होता है स्टूडेंट, राइट। तो इस तरीके से जो ये ग्रुप्स यहाँ पर बनते जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो कुकी जिन कम्युनिटी है बांग्लादेश में, क्या हो रहा है कि जो बांग्लादेश की जो कुछ फोर्सेज हैं और कुकी जिन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके बीच में बहुत इश्यूज हो रहे हैं। तो इसमें जैसा मैंने आपको बोला कि ऐसा अगर होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसको होती है, वहाँ के लोकलाइट्स को इशू होती है। तो अब कुछ रिफ्यूजीज़ क्या कर रहे हैं, वो इंडिया में आना चाह रहे हैं, राइट। अब इंडिया में आना चाह रहे हैं और ये जो कुकी जिन कम्युनिटी है इसके काफ़ी सारे लोग इंडिया में ऑलरेडी है, मिजोरम में ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका ऐसा मानना है कि हमने नवंबर में भी लगभग कुछ सैकड़ों लोगों को जो बांग्लादेश से मिजोरम आए थे उनको यहाँ पे रखा था और उनके लिए प्रॉपर जो है रूल्स मतलब शेल्टर यहाँ पे सरकार ने प्रोवाइड किया था। तो अब यहाँ पर ऐसा फिर से हो रहा है। और 1970 में भी जिस तरीके के रिफ्यूजीज यहाँ पर आए थे तो हमने उससे भी सपोर्ट किया था। तो अभी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या मानना है इनका कि अभी क्या हुआ है कि इन लोगों को वापस से निकाल दिया गया या बीएसएफ ने पीछे भेज दिया। फिर बीएसएफ के द्वारा यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि हमने कोई नहीं भेजा उनको वापस, और उन्होंने बस वो जो रिफ्यूजीज थे लगभग 1000 उनको ये बोला कि हमारे पास कोई निर्देश नहीं है आगे से, ना यूनियन होम मिनिस्ट्री से या बीएसएफ फोर्सेस से, तो हम आपको अगर आप हमारी टेरिटरी में आएंगे तो इलीगल माइग्रेंट्स आपको माना जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। तो इसके बजाय क्या किया जाना, और बाकी जिस तरीके से हमारी जो फोर्सेज जिस तरीके से हमेशा हेल्प के लिए तत्पर रहती है, तो वैसा ही एक उदाहरण हमें यहाँ भी देखने को मिला कि हमारी जो फोर्सेज है, जो हमारी आर्म फोर्सेज है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बच्चे थे सभी लोग थे उनको बिस्किट्स वगैरह दिए, प्लस उनमें एक प्रेग्नेंट वुमेन भी थी तो उनको एक डॉक्टर्स के थ्रू एक हेल्दी बेबी भी हुआ। तो उस तरीके का मतलब मानवता मतलब जो है हमारी फोर्सेज और हम सब लोग हमेशा यहाँ पर दिखाते हैं। तो वही कुछ ऐसा ही कुछ उदाहरण यहाँ पे फिर से हमारी इंडियन आर्मी ने दिया, बीएसएफ ने दिया। इसी के तहत यहाँ पे हमें ये समझ आया कि कुकी जिन कम्युनिटी जो इसकी एथनिसिटी जो है, कुछ लोग यहाँ पे मिजोरम में भी रहते हैं, और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने 4 जनवरी को एक लेटर भी लिखा था। उसमें ये सब चीज़ें बताई थी कि सरकार को इनके लिए प्रॉपर कहीं ना कहीं शेल्टर बनाना चाहिए ताकि ये लोग जो है इस कम्युनिटी के वो अच्छे से यहाँ पे रह सके। थोड़े समय बाद और हमें पता चलेगा कि क्या हुआ, क्या इश्यूज़ हैं वहाँ पे। बट अभी के लिए जो इश्यूज़ वहाँ पे बांग्लादेश में हो रहे हैं बिटवीन दिस कम्युनिटी एंड द बांग्लादेश राइफल ग्रुप, उसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी यहाँ पर इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। दो दिस न्यूज़ इज क्वाइट पॉलिटिकल, बट इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने काफ़ी बार न्यूज़ में देखा होगा कि कास्ट बेस्ड सर्वे की बात हो रही है कि ये होता क्या है कास्ट बेस्ड सर्वे। कास्ट बेस्ड सर्वे, और आपने सेंसस सुना होगा। सेंसस बेसिकली हर 10 साल में होता है। सेंसस से रिलेटेड हमने एक न्यूज़ कल के हमारे न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है सेंसस और कब यहाँ पर सेंसस के लिए सरकार क्या क्या प्रावधान यहाँ पे ला रही है, वो हमने डिस्कस थोड़ा सा किया था। यहाँ पे हम समझते हैं कि सेंसस और यहाँ पे कास्ट बेस्ड जो सर्वे है क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। सेंसस जो होता है जिस तरीके सभी पॉपुलेशन के लिए और सारी चीज़ें, केवल एक पैरामीटर नहीं होता, बट जो हमारा SECC दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सर्वे क्यों किया जाता है, ताकि पता चल सके कि कौन सी कम्युनिटी के कितने लोग हमारे देश में रहते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कुछ स्टेट जिस तरीके से, स्पेशली बिहार, उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक वो भी इसको बार बार रिआइट्रेट कर रहे हैं। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन वो भी इस चीज़ को रिआइट्रेट करें कि कास्ट बेस्ड सर्वे होना चाहिए। बट सेंटर ने यहाँ पे साफ मना कर दिया कि कास्ट बेस्ड सर्वे अभी के लिए नहीं होगा। रीजन भी कि 2021 का जो सेंसस होना था वो भी नहीं हुआ, राइट। और कहीं ना कहीं अभी इश्यूज ये आ रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सर्वे का जो पहले का डेटा 2011 में भी जो है कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था, बट उसका डेटा यहाँ पे ऑफिशियल रिलीज नहीं किया। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जो डेटा सरकार के पास है उस डेटा को रिलीज किया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस डेटा को सरकार रिलीज क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट जो देर आर लॉट ऑफ एम्बिग्यूटीज जो है इस पर्टिकुलर डेटा में, इसी वजह से इस डेटा को यहाँ पे शेयर नहीं किया जा रहा। और क्वेश्चनर जो फिल किया गया था उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ थी उस समय 2011 में जब ये कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, तो तब की सरकार ने भी इसको यहाँ पर रिवील नहीं किया था। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्या हमारे देश में कभी जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बट बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ, दैट इज 1931 में हुआ है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया
हमको पता चला कि कितनी कास्ट के कितने पॉपुलेशन हमारे देश में है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि कास्ट बेस्ड सर्वे करवाने का रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी एक फॉर्म की बात की, वैसे ही अगर आप कुछ भी अगर फॉर्म डॉक्यूमेंट भरते हो तो आप हमेशा देखते होंगे कैटेगरीज में क्या आता है कि जनरल आता था, SC ST ये, और या फिर अदर कैटेगरी। तो जो OBC कैटेगरी है वहां पे जो है उसमें वो जनरल में ही इंक्लूड किया जाता था पहले। बट फिर क्या हुआ कि अगर आप देखें OBC कम्युनिटी का, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बताती है कि लगभग हमारे देश में 52% लोग यहाँ पे OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, राइट, अदर बैकवर्ड क्लासेस से। तो उनको फिर 27% आरक्षण भी दिया गया। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी का काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो कुछ ही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए या अपन देखें तो 10 से 20% ही है। बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में देखें, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में देखें, ब्यूरोक्रेसी में देखें, उनमें उनका रिप्रेजेंट, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स दे आर स्मॉल बट कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो हमें किन लोगों को लाना चाहिए जो इन कम्युनिटी से या जो ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ द चंक यहाँ पे कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं या उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अब ये प्रश्न आता है कि कुछ सरकार इसको बार बार क्यों बोल रही है कि हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए, इसको इनिशिएट करना चाहिए या कास्ट बेस्ड सर्वे होना चाहिए। स्पेशली क्या होगा, अगर कास्ट बेस्ड सर्वे होगा तो ये पता चल सकेगा कि कौन सी पॉपुलेशन कितने लोग हैं। फिर वहाँ पे पॉलिटिक्स भी वैसी होगी कि इस पर्टिकुलर स्टेट में या इस पर्टिकुलर रीजन में इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी, उनको कहीं ना कहीं आकर्षित करने के लिए कि वो उनका वोट बैंक बने, वो उनसे रिलेटेड यहाँ पे रूल्स लाएगी कि हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। इसी वजह से कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपनी रोटी सेकने के लिए, मतलब हालांकि ये बोल रहे ताकि हमें पता चल सके डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट लोगों का के साथ साथ उनका खुद का डेवलपमेंट भी हो सके कि ताकि उन्हें पता चल सके, फिर वो आगे की उनकी पॉलिटिक्स उसी तरीके से करे ताकि उनके लिए चुनाव जीतना कहीं ना कहीं और ज़्यादा यहाँ पर आसान हो जाए। इसी वजह से कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी बार, इवन महाराष्ट्र का भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र ने ही सबसे पहले इस रिलेटेड यहाँ पे सरकार को बताया था कि हम यहाँ पे चाहते कि कास्ट बेस्ड सेंसस हमारे देश में हो। अब यहाँ पे बात आती है सेंटर का क्या टेक है। जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका ऐसा मानना है कि अभी के लिए हमारा फोकस जो है वो सेंसस पे है और अभी ऐसी कोई वहाँ पे कोई नॉलेज नहीं दी गई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या कास्ट बेस्ड सेंसस हमारे यहाँ पे होगा। बट पहले जिस तरीके से कुछ सरकार यहाँ पर गई है तो उसमें जरूर सरकार ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करने वाले। अब यहाँ पे इस न्यूज़ पे आ जाते हैं तो बिहार ने ऐसा बोला है कि अगर केंद्र सरकार नहीं करा रही तो अब हम क्या करेंगे, हम खुद के एंड पे ही यहाँ पे क्या करेंगे, कास्ट बेस्ड सर्वे को इनिशिएट कर रहे हैं और 2 फेजेज में होगा और जिसको यहाँ पर लगभग 1 साल के अंदर यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी शुरुआत यहाँ पे कर दी गई है। आई होप ये समझ आ गया होगा बेसिकली कास्ट बेस्ड सर्वे होता क्या है और क्यों यहाँ पर सरकार कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज यहाँ पर करती है। हाँ, अब यहाँ पे ये भी आता है कि 2011 का जो डेटा है या वो सरकार रिलीज क्यों नहीं कर रही, क्योंकि जो सरकार ने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आया और सरकार बार बार ये भी बोलती है कि लगभग अगर हमारे देश में सब कास्ट देखें, मतलब एक होती है कास्ट, उसके नीचे सब कास्ट, तो जब हमने क्वेश्चनर्स भराया तो लगभग 4,500 कुछ यहाँ पे सबकास्ट हमारे देश में आती है। बट जब यहाँ पे जब 2011 का डेटा आया तो जो हमारे पास डेटा आया ऑफ सबकास्ट दैट वाज अराउंड 46 लैक्स। तो फिर एक तरफ जहाँ देखिए 4,000 का अगर 15,000, 20,000, 40,000 होता चलता, 46 लैक्स सबकास्ट हमारे देश में आ गई। तो इसीलिए किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज फ्रेम की जाए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे सरकार ने अपना स्टैंड यहाँ पे क्लियर किया है, बट बिहार सरकार ने इसको इनिशिएट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी पार्ट वी कैन स्किप। ओके, यहाँ पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट थोड़ी सी हो जाती है, हालांकि इसके बारे में हमने कल अच्छे से डिस्कस किया है। व्हाट द टाइटल ऑफ द न्यूज सेज, सुप्रीम कोर्ट टू रिज्यूम हियरिंग हल्द्वानी केस ऑन February 7। सो यहाँ पे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड स्टेट के जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये जो विलेज आता है हल्द्वानी, और वहाँ पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट यहाँ पे किया गया है, लगभग 50,000 पीपल आर लिविंग देयर, मोर देन 4,000 फैमिलीज आर लिविंग देयर। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से रूलिंग आई थी और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को यहाँ पर रूलिंग करी थी कि 10 जनवरी से जो है इवैक्यूएशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट किया जाए और इन लोगों को हटाया जाए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और फाइनली यहाँ पर February 7 को यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो प्रॉपर हियरिंग है वो स्टार्ट यहाँ पे होगी। इस न्यूज के बारे में भी हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। On today's editorial part, we'll be discussing one editorial and 2 opinions. So, what the title of the first editorial says, political parties are not like companies. So, यहाँ पे ऑथर का क्या मानना है या ऑथर ने किस चीज़ की बात की है कि हम काफ़ी बार बोलते हैं कि यार पॉलिटिकल पार्टीज जो है
दे आर वर्किंग लाइक कंपनीज। जैसे कंपनीज में जिस तरीके से सीईओज होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, या जिस तरीके से एम्प्लॉयज होते हैं, तो उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी तरीके फंक्शन करती है। बट ऑर्डर ने स्टार्टिंग ही वैसी करी कि अगर ऐसा है तो अगर जिस तरीके से किसी कंपनी में अगर कोई क्वार्टर में रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता तो हम किसको अकाउंटेबल ठहराते हैं? सीईओ को, राइट, जो हेड है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इन द सेम वे जो अगर पॉलिटिकल पार्टीज में भी अगर ऐसा हो तो फिर क्या करना चाहिए? अगर कोई चुनाव हार जाए तो सीधा किसको जो है टारगेट करना चाहिए? जो पॉलिटिकल पार्टी, जो रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी उसकी जो लीडर है, हेड है, राइट। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर ने बताया कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है किसके बीच में? पॉलिटिकल पार्टी के बीच में और कंपनी के बीच में। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन होते हैं? वर्कर्स होते हैं। बट कंपनीज की अगर बात करें तो वहाँ तो एम्प्लॉयज होते हैं जो काम करते हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जो यहाँ पे ऑर्डर ने साइड किया। इसी के साथ साथ जो कंपनीज है उनका जो मोटिव है वो अलग है, वो अपने प्रॉफिट मेकिंग या जिस तरीके से कंपनी को आगे बढ़ाना उस पर काम करती है। तो यहाँ पे जो सरकार के द्वारा ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो टेक रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ने एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे देश की सिचुएशन हम कंपेयर नहीं कर सकते बाकी देशों से। स्पेशली यूएस में क्या होता है कि अगर आप पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, डेमोक्रेटिक से या रिपब्लिकन से, तो आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते। बट हमारे देश में तो क्या होता है कि अगर दो सरकार जिन्होंने साथ में चुनाव लड़ा है, अगर उनके बीच में चीफ मिनिस्टर के पद को लेकर अगर कोई इश्यूज आ जाते हैं तो बाद में फाइनली क्या किया जाता है? जिनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ा जाता है उनके ही साथ में सरकार आ जाती है। ये हमने जो महाविकास अघाड़ी सरकार जो महाराष्ट्र में हमने देखी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी, उस समय हमने ऐसे ही देखा था कि बीजेपी और शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा था। मेजोरिटी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बाद आ गई थी। बट जैसे ही यहाँ पे सरकार बनाने की बारी आई तो दोनों के एस्पिरेशंस थे, बीजेपी बोलती हमारा चीफ मिनिस्टर, शिवसेना बोलता है हमारा चीफ मिनिस्टर, और बाद में कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना साथ में जाती है और यहाँ पे चुनाव यहाँ पर लड़ा जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ने ये भी बताया कि दोनों को कंपेयर करना, और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको भी यहाँ पे ऑर्डर ने साइड किया कि हमारे देश में किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज या सारे के सारे एमएलएज ही बिल्कुल स्विच कर जाते हैं, राइट। हमने काफ़ी सारे स्टेट्स में इस तरीके के एग्जांपल्स देखे कि एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ने पॉलिटिकल पार्टीज एक सेपरेट एंटिटी है, एक कंपनी, उसके काम करने का तरीका अलग है। हालांकि पर्पज़ यही है पॉलिटिकल पार्टी का, ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेस को स्ट्रेंथन किया जाए और बेटरमेंट के लिए लोगों के लिए काम किया जाए। और वही चीज़ कहीं ना कहीं कंपनी के लिए भी है कि जो प्रोडक्ट्स वो बना रही है, सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है, उसकी क्वालिटी जो उसका सेटिस्फेक्शन वो लोगों तक या बेनिफिट जो है मैक्सिमम यहाँ पे पहुंच सके। बट दोनों को एक साथ एक ही टेबल पे रखना है, दोनों को सेम बताना, वो ऑर्डर ने कहीं ना कहीं उसको कॉन्ट्रास्टिंग व्यू बताया कि ऐसा सही नहीं है, वो मतलब अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, ठीक है। देन ओपिनियन पे आते हैं। सो द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन सेज अनहैप्पी न्यू ईयर, द सेंटर मस्ट अडॉप्ट मल्टीपल प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो है जो केसेस थे या जिस तरीके से अटैक्स होते थे आर्मी पे, सिविलियंस पे, वो काफ़ी हद तक कम हुए। बट यहाँ पे अभी क्या हुआ, न्यू ईयर्स के समय एक दुखद घटना हुई, लगभग हमारे 8 सिविलियन की इसमें जान गई, उसमें 2 बच्चे भी थे। तो उसी के बारे में ऑथर ने बताया कि अभी यहाँ पर सरकार को जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मल सी लाने में और बहुत यहाँ पे एफर्ट करने की आवश्यकता है। यहाँ पे ऑथर ने जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी, उनको भी रिआइटरेट किया कि उनके द्वारा भी स्ट्रिक्ट प्रॉम्प्ट डिसीजन यहाँ पे लिया जाना चाहिए। बट क्या हो रहा है, सारी अथॉरिटीज, सारे पुलिस ऑफिशियल्स बिल्कुल शांत है इसके बारे में, एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। इसी वजह से यहाँ पे ऑथर ने टाइटल जो दिया है अनहैप्पी न्यू ईयर, की नया साल आया है बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बच्चों की जान गई है, सिविलियंस को घर में घुस के यहाँ पे मार दिया गया बाय द टेररिस्ट, हालांकि उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है काफ़ी। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं तो आर्टिकल 370 35 एब्रोगेट होने के पहले और उसके बाद में जो ये इंसर्जेंसी है या इस तरीके के अटैक्स काफ़ी कम हुए, बट फिर भी इनको रोका जा सके। और स्पेशली हिंदू कम्युनिटी को जिस तरीके से वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है या किया जाता है, कुछ लोगों को मार दिया जाता है, अभी भी जिस तरीके से लोगों को मारा गया, उसके खिलाफ यहाँ पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बट इवन जो स्टेट गवर्नमेंट एलजी है, उन सबको भी यहाँ पे संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों इस तरीके के डेथ्स यहाँ पे हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेकंड ओपिनियन, अ ब्रीफ रेस्पाइट, रशिया's टेम्पररी ट्रूस शुड बी द बेसिस फॉर ए लास्टिंग सोल्यूशन। सो यहाँ पे हमने देखा था कि जिस तरीके से रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि हम 36 आवर्स तक यहाँ पे सीज फायर कर रहे हैं। सीज फायर का मतलब हमने देखा था कि युद्ध विराम, शांति की मतलब कहीं ना कहीं, बट ये क्या परमानेंट शांति नहीं, 36 आवर्स के लिए ही मात्र ये शांति है कि युद्ध विराम है। और जो रशिया की ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसने इसका अनाउंसमेंट किया था, उसने इसके बारे में बताया था कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है यूक्रेन की, रशिया की, वो इसको फॉलो करती है। तो 7 जनवरी जो आज ही का दिन है, यहाँ पे हम क्या करें
कि ये रशिया ने इस चीज़ को बोला कि हम क्या करेंगे, युद्ध विराम यहाँ पे करेंगे। बट ये इसको फिर से यहाँ पे ऑदर ने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बताई है। हालांकि ऑदर ने ये भी बताया कि यूक्रेन ने इसको हालांकि एक प्रोपेगेंडा मात्र बता दिया कि ये रशिया का प्रोपेगेंडा है। तो यहाँ पे ऑदर का ये मानना है कि इसी तरीके से अगर सीज फायर किया जा सकता है तो नेगोशिएटिंग टेबल्स पे क्यों ना इन लोगों को, जो रिप्रेजेंटेटिव्स उनको साथ में लाया जाए और इसको परमानेंट सीज फायर या इस युद्ध पे बिल्कुल ही विराम लगा दिया है, ताकि जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, जिस तरीके से अटैक्स यहाँ पे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से यूक्रेन रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से रशिया अपना जो कहीं ना कहीं अग्रेसिव मोड है वो बार बार दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए सबको साथ में आना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी है, वो भी एक कहीं ना कहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम इस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Then on the news section, there are two news. Both are relating to Northeast India. So what the title of the first news says: Modi government ensured peace progress in Northeast, said by अमित शाह जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उसी के पास में न्यूज़ है नागा ग्रुप। सो दोनों को हम समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर अमित शाह जी जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि सब जगह शांति रहे। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास एक सेपरेट मिनिस्ट्री है और जो हमारे मिनिस्टर है श्री जी किशन रेड्डी जी, ही इज़ वर्किंग ऑन इट। तो सरकार का काफ़ी फोकस यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे रहा है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उन सबको लाया जाए। तो उसी चीज़ को रिआइट्रेट यहाँ पे अमित शाह जी ने किया है कि हमारे यहाँ पे जो है पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी, इन मुद्दों पे यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ये अमित शाह जी का बयान है। हालांकि एक स्टेटमेंट है, इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ आती है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। क्या कहती है न्यूज़? दैट नागा ग्रुप्स एक्यूज स्टेट बीजेपी चीफ ऑफ स्टॉलिंग पीस प्रोसेस। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि नागा जो कम्युनिटी, हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्शंस हैं जो अपने अपने क्लेम्स करते हैं। जैसे जो NSCN IN फैक्शन है जिसके साथ ये नागा पीस अकॉर्ड यहाँ पे साइन हुआ है 2015 में, वो क्या बात करते हैं कि वो NSCN IN फैक्शन बोलता है कि हमें सेपरेट फ्लैग चाहिए, हमारा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बट हमारी सरकार ये बोलती है कि अगर आपको भारत में आप हो तो आपको हमारा एक संविधान जो है उसी को फॉलो करना, आपका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन या सेपरेट फ्लैग यहाँ पे नहीं हो सकता। सो इसी वजह से यहाँ पे जो है नागा पीस अकॉर्ड की मैंने बात की। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि नागालैंड के जो बीजेपी के स्टेट चीफ है उनके द्वारा रिसेंटली किस तरीके से यहाँ पे इंटरवीन किया जा रहा है, इसी को यहाँ पर कुछ गलत बताया जा रहा है बाय सम ग्रुप्स कि इनके द्वारा जिस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे जो नागा पीस अकॉर्ड में और ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं। नागा पीस अकॉर्ड हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ एक और टॉपिक जो है दैट इज अफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। ये क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़े। हमने 2021 का जो पेपर देखा था 2022 का, उसमें भी हमने अफ्स्पा रिलेटेड एक पैसेज देखा था जहाँ पे बात की गई थी रोम शर्मिला और काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिस तरीके से सरकार यहाँ पे काम कर रही है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दिस, बट नो नीड टू मेक नोट्स ऑफ बोथ दीज न्यूज़। ठीक है, ओके। देन द नेक्स्ट न्यूज़ रिगार्डिंग डिफेंस कि यूके शिप ऑन परमानेंट डिप्लॉयमेंट इन इंडो पैसिफिक मेक्स फर्स्ट पोर्ट कॉल इन इंडिया। सो यहाँ पे जिस तरीके से हमारे देश में इंडो पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए इंडिया बहुत काम कर रहा है। और अब यहाँ पे इंडियन और जो यूके की नेवी है उनके बीच में यहाँ पर साथ में बातचीत होगी और इवन यूके की ये जो कहीं ना कहीं शिप है वो यहाँ पर HMS कमर, वो यहाँ पे इंडिया आ रही है और उनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे की जाएगी। सो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो यहाँ पे चाइना का जिस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए यहाँ पर नॉट ओनली इंडिया बट बाकी सारे काफ़ी देश भी इसमें काम कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चाइना को रोका जाए। इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन भी हुआ है बाय द नेम ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूके, US, देयर आर 3 कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ दिस ऑकस, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स यहाँ पर बनाई जाएगी। और ये पिछले साल हमने देखा था कि इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेटअप किया गया था। ठीक है, सो ये भी एक अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी कम डाउन टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज द न्यूज वर्ल्ड सेक्शन। सो व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट न्यूज सेज, साइंस ऑफ फाइटिंग आफ्टर रशिया सेज ट्रूस कम्स इनटू फोर्स इन यूक्रेन। सो यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये सीज फायर हुआ उसके बाद जिस तरीके से कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि इसको परमानेंट सीज फायर किया जाए और इस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व किया जाए, बट यहाँ की अगर हम सिचुएशन अभी हम देखते हैं तो
रशिया के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम चाहते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और जो जो हमारी डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जाए ताकि हम इस पर काम कर सकें। बट यहाँ पे यूक्रेन क्या बोल रहा है कि ये महज एक प्रोपेगेंडा है, और यूक्रेन भी कहीं ना कहीं अपनी बात को बार बार रिआइटरेट कर रहा है कि एक तरफ अगर आप बात करते हैं कि डिप्लोमेसी की अगर बातचीत हो, इसके जरिए ये इशू इसको रिजॉल्व किया जाए, और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हैं तो आप अटैक्स की बात करते हैं, आपके द्वारा कंटिन्यूस अटैक्स यहाँ पे, मिसाइल अटैक्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे यूक्रेन किस तरीके से यहाँ पे लगभग 10 महीने से ज़्यादा का समय हो गया बट फिर भी यहाँ पर फाइट कर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि यूक्रेन के पास जो फोर्सेज है उसको कहीं ना कहीं जो यूएस के द्वारा और बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा जिस तरीके का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं यूक्रेन इस पोजीशन में है कि वो इस फाइट में एक अच्छी फाइट यहाँ पे, या अच्छी फाइट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वॉर होना ही कहीं ना कहीं 21वीं सेंचुरी में गलत है, बट जिस तरीके से रशिया यहाँ पर यूक्रेन के सिविलियंस को अटैक कर रहा है, बिल्डिंग्स को अटैक कर रहा है, तो ऐसे में यूक्रेन कहीं ना कहीं उस चीज़ पे रिटेलिएट कर पा रहा है और कहीं ना कहीं फिर से वहाँ पे काउंटर अटैक यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है। तो उसी के बारे में बताया, और कहीं ना कहीं ये जो टेम्प्रेरी सीज फायर यहाँ पर है उसके बारे में बताया कि वो भी क्या सिचुएशन है, उसको किस तरीके से यहाँ पे रोका जा सकता है। देन दिस न्यूज़ वॉज अबाउट बेसिकली अबाउट चाइना। सो चाइना में जो कोविड के केसेस आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। चलिए, सो हियरइन आई कंक्लूड विद टुडेज एनालिसिस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।